हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम मनीष दुआ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्राइस कंजम्पशन कर्व के बारे में। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, इस वीडियो को डिटेल में एंड तक देखिए। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं इस कॉन्सेप्ट का। लेकिन उससे पहले आपको ये बात बता देता हूं कि अनअकैडमी लेकर आ रहा है आपके लिए एक ब्रांड न्यू बैच फॉर द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, द एवेंजर्स बैच। Yes, the batch is going to start from tomorrow itself. तो इस बैच में हम सभी एजुकेटर्स आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देने के लिए आ रहे हैं। इस बैच में हमारे साथ हैं सुधीर सचदेवा सर, जो कि आपको अकाउंट्स और बिजनेस लॉ पढ़ाएंगे। जतिन डेमला सर मैथमेटिक्स, रचना खरे मैम बीसीआर और मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज पढ़ाऊंगा। कल 9:45 पर मेरा लेक्चर शुरू होगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है। प्लस सब्सक्रिप्शन जो है आता है 16,000 रुपीज़ का। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते CS मनीष तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। तो आप फटाफट इस को डाउनलोड करें, बैच में एनरोल हों और हमारे सभी टॉप मोस्ट एजुकेटर का आप फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आज मैं पढ़ाऊंगा प्राइस कंजम्पशन कर्व के बारे में। देखिए, प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास बजट लाइन है और सपोज मेरे पास इनकम है 60 रुपीज़ और मैं अगर सारा पैसा खर्च कर दूं एक्स के ऊपर तो मैं एक्स के 20 यूनिट्स को खरीद सकता हूं। तो अगर मैं 20 यूनिट्स एक्स की खरीद सकता हूं और अगर मैं सारा पैसा एक्स पर खर्च दूं तो इसका मतलब एक्स का प्राइस क्या रहा होगा, एक्स का प्राइस रहा होगा 3 रुपया। तभी तो मैं एक्स के 60 यूनिट्स को 20 यूनिट्स को खरीद सकता हूं। क्यू एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन में पी एक्स, 60 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस बिकम व्हाट 20। तो मैं 20 यूनिट्स एक्स की खरीद सकता हूं, यस, एट मोस्ट। बट एट प्रेजेंट मैं खरीद रहा हूं, से फॉर एग्जाम्पल मैं खरीद रहा हूं 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स एक्स की मैं खरीद रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्स के ऊपर खर्च कितना कर रहा हूं, मेरा एक्सपेंडिचर एक्स के ऊपर कितना है, एक्सपेंडिचर ऑन एक्स कितना है। अगर एक्स का प्राइस मुझे पता है और मैं एक्स की कितनी क्वांटिटी खरीद रहा हूं तो ये मुझे पता चल जाएगा ना एक्सपेंडिचर मेरा कितना है। तो मेरा एक्सपेंडिचर है 3 इज द प्राइस एंड आई एम परचेजिंग 12 यूनिट, तो 36 रुपया मैं खर्च कर रहा हूं एक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल 60 रुपीज़ है। यहां पर मेरे पास 60 रुपीज़ है, m इज इक्वल टू 60। तो ऊपर से नीचे की तरफ आइए, 60 में से 36 माइनस कर दीजिए। तो अभी मैं अगर 36 रुपीज़ खर्च कर रहा हूं एक्स के ऊपर तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया मेरे पास 24 रुपीज़, है ना। तो भाई मैं 24 रुपीज़ वाई के ऊपर खर्च कर रहा हूँ। तो ऊपर से नीचे आ गए तो यहाँ पर आ गए तो 24 रुपीज़। ठीक है, ये बाकी का 24 रुपीज़, सॉरी यहाँ पर 36 आएगा, 36 रुपीज़ मैं खर्च कर रहा हूँ एक्स के ऊपर। तो बाकी का 24 किसके ऊपर खर्च कर रहा हूँ, मैं वाई के ऊपर खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, ना हुआ क्या, एक्स का दाम जो है वो गिर गया, एक्स का दाम गिर गया। तो जैसे ही एक्स का दाम गिरेगा तो बजट लाइन का क्या होगा, बजट लाइन बाहर चला आएगा। बजट लाइन बाहर चला आया और वो और भी हायर इंडिफरेंस कर्व से जाकर के टेंजेंट हो गया। अब अगर मैं सारा पैसा एक्स पर खर्चता हूं तो मैं एक्स के 30 यूनिट खरीद सकता हूं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये है पॉइंट E और ये है पॉइंट E1। E1 पर मैं एक्स के 22 यूनिट्स को खरीद रहा हूं। यस,
22 यूनिट्स को खरीद रहा हूं। जब एक्स का दाम गिरा तो मेरा बजट लाइन बाहर चला आया और मैं ए बी बजट लाइन था ओरिजिनल, और अब मैं ए बी 1 पर आ गया हूं। यहां पर मैं एक्स के 30 यूनिट खरीद सकता हूं। तो मेरे पास इनकम तो वहीं की वहीं है, इनकम में तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मैं एक्स के 30 यूनिट्स खरीद रहा हूं तो 30 यूनिट्स कैसे खरीद पा रहा हूं? इसका मतलब एक्स का दाम 2 रुपया होगा, तभी तो मैं एक्स के 30 यूनिट्स खरीद रहा हूं। तो अभी एक्स का दाम यहां पर 2 रुपया है और मैं 22 यूनिट्स एक्स की खरीद रहा हूं। तो मेरा एक्सपेंडिचर एक्स पर कितना हो गया? एक्सपेंडिचर ऑन एक्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 22, यानी कि 44 रुपीज़ मैं एक्स पर खर्च रहा हूँ। मेरे पास टोटल 60 रुपीज़ था, 60 रुपीज़ में से मैंने 44 रुपीज़ जो है वो एक्स पर खर्च कर दिया। तो बाकी जो बच गया वो किसके ऊपर खर्च कर दिया? वाई के ऊपर। तो अभी मैं वाई का एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 60 रुपीज़ में से 44 माइनस कर दीजिए, तो 44 माइनस कर देंगे तो बाकी बचा क्या? 16। तो मैं बाकी का 16 रुपीज़ खर्च कर रहा हूँ किसके ऊपर? वाई के ऊपर। तो ये इसीलिए मैंने पहले ठीक लिखा था, यहाँ पर 24 आएगा, 24 आएगा और अब ये हो गया 16। ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये वाई के एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट हो गया E1, ये है E और ये हो गया E1। अब आ जाइए, एक्स का दाम और गिर गया, तो एक्स का दाम और गिर गया तो मेरा बजट लाइन और भी ज़्यादा बाहर की तरफ चला आएगा। ये मेरा नया बजट लाइन है AB2। यहाँ पर मैं 40 यूनिट्स एक्स की खरीद रहा हूँ और मैं और भी हायर इंडिफरेंस कर्व से जाकर के टेंजेंट हो गया इस पॉइंट E3 पर, और मैं यहाँ पर खरीद रहा हूँ एक्स के सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 28 यूनिट्स खरीद रहा हूँ। तो इन सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, E को, E1 को और E2 को, ये 2 है, इन तीनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। मेरे पास जो ये लाइन आई, इस लाइन को हम कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। ये लाइन क्या है? प्राइस कंजम्पशन कर्व है। और प्राइस कंजम्पशन कर्व का शेप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके का होगा। अभी जो आपने प्राइस कंजम्पशन कर्व देखा, उसके अंदर आपने एक बात नोट करी होगी कि जैसे एक्स का दाम गिरा वैसे एक्स का एक्सपेंडिचर बढ़ा। पहले एक्स पर एक्सपेंडिचर था 36, फिर एक्स पर एक्सपेंडिचर हो गया 44, फिर एक्स पर एक्सपेंडिचर और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स का दाम गिरा और एक्स का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा है। तो एक्स का दाम गिरने पर अगर एक्स का एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो हम क्या बोलेंगे? डिमांड कैसी है? इलास्टिक। तो ये इलास्टिक डिमांड का केस है। तो जब भी हम, ये इलास्टिक डिमांड का केस है, तो प्राइस कंजम्पशन कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा इन केस अगर डिमांड कर्व इलास्टिक है। तो मैं ये बात लिख देता हूं, आपको बड़े ध्यान से सुननी है। इन केस टू गुड्स आर, इन केस टू गुड्स नहीं, सिर्फ एक्स की बात हो रही है यहां पर। इन केस commodity X is elastic, the price consumption curve will be downward sloping, downward sloping। समझ गए बात को? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब आइए आगे। इन केस अगर ऐसा हो जाए कि ये मेरे पास बजट लाइन है, एक्स का दाम गिरा तो मेरा बजट लाइन बाहर चला गया, और एक्स का दाम गिरा तो मेरा बजट लाइन और भी ज़्यादा बाहर की तरफ चला आया। ये मेरा ओरिजिनल बजट लाइन है ए बी, और ये AB1 और ये AB2। ठीक है, और पहले मैं एक्स की एक यूनिट खरीद रहा था, वो X1। ठीक है, अब एक्स का दाम गिर गया, कंज्यूमर जो है एक्स के पहले के मुकाबले कम यूनिट खरीद रहा है, अब वो खरीद रहा है X2।
एक्स का दाम और गिरा तो कंज्यूमर एक्स के और कम यूनिट्स खरीद रहा है, अब वो खरीद रहा है X3। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कंज्यूमर है वो एक्स के लगातार कम से कम यूनिट खरीद रहा है। यहां पर उसने OX1 खरीदा, फिर डिमांड को कम कर दिया उसने और वो OX2 खरीद रहा है E2 पर, और जब वो E3 पर पहुंचा तो उसने डिमांड को और भी कम कर दिया। मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, मेरा प्राइस कंजम्पशन कर्व कैसा हो गया? बैकवर्ड बेंडिंग हो गया। तो इन केस लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा तो जो कमोडिटीज लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करेंगे उनका प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो बैकवर्ड बेंड हो जाएगा। तो इन केस गुड्स डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, price consumption curve will be backward bending। यस, अब आगे देखिए, ये केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 2, ये था केस नंबर 1। अब आइए यहां पर मेरे पास है अब नेक्स्ट सिचुएशन। एक्स का दाम गिरा, कंज्यूमर पहले OX1 यूनिट एक्स की खरीद रहा था, OX1 यूनिट एक्स की खरीद रहा था। अब जब एक्स का दाम गिरा, नया बजट लाइन हो गया AB2 और AB3। पहले वो एक्स के ऊपर उसका खर्च हो रहा था A, यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर है, एक्स पर एक्सपेंडिचर था आपका A से फॉर एग्जाम्पल B, ये B तो यहाँ पर है तो हम इसको AM मान लेते हैं, ठीक है। अब एक्स का दाम गिरा, एक्स की डिमांड बढ़ी, X2 डिमांड बढ़ी है, लेकिन एक्सपेंडिचर पहले कितना था? पहले एक्सपेंडिचर था Y के ऊपर था AM, अब Y का एक्सपेंडिचर हो गया, सॉरी X का Y का एक्सपेंडिचर हो गया AM1, ठीक है। तो और ज़्यादा X का दाम बढ़ा तो X का एक्सपेंडिचर हो गया अब AM2, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे X का दाम बढ़ रहा है X का एक्सपेंडिचर जो है वो लगातार कम होता जा रहा है, Y का बढ़ रहा है। पहले Y का एक्सपेंडिचर क्या था? OM, फिर Y का एक्सपेंडिचर हो गया OM1 और फिर Y का एक्सपेंडिचर हो गया OM2। Y का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब X का गिर रहा है, तो X का दाम भी गिर रहा है और X का एक्सपेंडिचर भी गिर रहा है, दोनों गिर रहे हैं। तो जब दोनों गिरेंगे तो डिमांड कैसी हो जाएगी? इनइलास्टिक। तो अगर कमोडिटी की डिमांड इनइलास्टिक होती है तो आपका जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है इस तरीके का अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व, ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया केस 3, समझ गए बात को? तो प्राइस कंजम्पशन कर्व किसी भी तरीके का शेप ले सकता है, डिपेंड इस बात पर करता है कि कमोडिटी की इलास्टिसिटी कैसी है। और अगर हम यूनिटरी इलास्टिक की बात करेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है? एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता। तो हमारा जो प्राइस कंजम्पशन कर्व होगा वो किस तरीके का होगा देखते हैं। ये हमारा एक्स का दाम गिरा, जो हमारा बजट लाइन है वो बाहर आ गया, OB1, B2 और ये B3, ठीक है। अब पहले में एक्स पर एक्सपेंडिचर था आपका AM, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे एक्स का एक्सपेंडिचर है, नीचे से ऊपर जाएंगे वाई का एक्सपेंडिचर है। तो एक्स का एक्सपेंडिचर है AM और अभी भी एक्स का एक्सपेंडिचर है AM
और अभी भी एक्स का एक्सपेंडिचर है AM, तो इसका मतलब एक्स का एक्सपेंडिचर नहीं बदल रहा, एक्स का दाम तो गिरा लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन एक्स इज कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हमारा जो बजट लाइन है ना वो प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो कैसा हो गया, वो हॉरिजॉन्टल हो गया। ये है IC1, ये IC2 और ये है IC3। समझ के बात को? तो PCC हॉरिजॉन्टल हो गया, तो PCC हॉरिजॉन्टल होगा इन केस डिमांड है यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर समराइज करता हूँ जो मैंने आपको बातें बताई हैं। शेप ऑफ PCC प्राइस कंजम्पशन कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो डाउनवर्ड, ठीक। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है हॉरिजॉन्टल, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है अपवर्ड स्लोपिंग, और अगर लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, तो कमोडिटी डू नॉट फॉलोज लॉ ऑफ डिमांड, तो बैकवर्ड बेंडिंग। तो यहां लिख देते हैं इफ कमोडिटी डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, तो ये हो जाएगा बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक है, चलिए, तो ये हमने समराइज कर दिया है और पूरा का पूरा आपको बता दिया है कि हमारा ये दोनों खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको हमने पूरा कंसेप्ट बता दिया है। तो अगेन रिपीटिंग, कल से एक नया बैच शुरू हो रहा है CA फाउंडेशन का, और अगर आपको इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, अकाउंट्स में, लॉ में बेस्ट करना है तो एवेंजर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी बातें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम लिंक दे देंगे, बस वहाँ जा कर के आपको एनरोल करना है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए।